आप सभी का स्वागत है इकोनॉमी की क्लास में। और मैं विकास शर्मा। बेसिकली हमारा क्या चल रहा है अभी सेशन। हम अभी इकोनॉमिक्स के क्लास के अंतर्गत एंटर कर चुके हैं। और इस इकोनॉमिक्स की क्लास में हम हमारा यूपीएससी का प्री और मेंस का जो सिलेबस है उसे कवर करेंगे। अच्छा, इससे पहले हमने इन सेशंस में क्या देखा। इससे पहले हमने बेसिकली एनसीईआरटी का 6 से लेके 12 तक का बेसिकली टॉपिक्स हमने कवर किए थे। और 11 तक के तो हमने थ्रूली कवर कर लिए थे। लेकिन 12th को बेसिकली जब आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, उसमें आप देखेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं कि वो सारे टॉपिक्स हमारे यूपीएससी के प्री और मेन से रिलेटेड होते हैं ना। अब जहां पर एनसीईआरटी की जो 12वीं की पुस्तक है वह बच्चों थॉरेटिकल थोड़ी ज्यादा है। उसमें से क्या यूज रहेगा हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से, वह उसमें से निकालना। और बेसिकली जब हम हमारा प्री और मेंस का सिलेबस करेंगे ही, तो उसको क्लब कर देना, ये मैं चाह रहा था कि इसलिए मैंने इकोनॉमी का ये 12 के कुछ टॉपिक्स को साथ में लेते हुए प्री और मेंस के लिए इकोनॉमी के सेशन स्टार्ट कर दिया है ना दोस्तों। और इन्हीं सेशन के अंतर्गत हमने कल क्या देख लिया था। कल बेसिकली हमने एक इकोनॉमी का छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था। और बेसिकली कैसे पढ़ेंगे हम, आप सभी जानते हैं कि भैया इसको स्टार्ट करने के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। और क्या स्ट्रैटेजी बना रखी है हमने। हमने यह स्ट्रैटेजी बना रखी है कि हम जो भी पढ़ेंगे उसको साथ साथ हमारे नोट्स भी तैयार करते जाएंगे। हमारा उद्देश्य केवल पीपीटी इकट्ठा करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि कैसे भी करके हमारे पास एक होल सोल इकोनॉमिक्स के नोट्स तैयार हो जाए मेंस तक के लिए। और कल उसके लिए हमने थोड़ी सी चर्चा भी कर ली थी, ठीक है। अब उसी अंतर्गत में आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और कैसे स्टार्ट करना, अब क्या लेके चलेंगे, उन सभी बातों को मैं आपसे भी डिस्कस कर लूंगा ना। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप सभी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ इकोनॉमी के सेशन में, धुआंधार सेशन में स्टार्ट करते हैं। कल हमने जब अर्थव्यवस्था का परिचय स्टार्ट किया था, तो पहले हमने जानने का प्रयास किया था कि अर्थव्यवस्था है क्या। इसको हमने विभिन्न एंगलों से समझा था। फिर हमने दोस्तों देखा था कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं। और ये अर्थव्यवस्था के प्रकार आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यदि आपने वहां की अर्थव्यवस्था की धुरी समझ ली किसी भी देश की, तो आप कई चीज बैठे बैठे प्रेडिक्ट कर सकते हैं उस देश के रिलेशंस के बारे में। अच्छा, और आगे चलो, फिर हमने क्या देखा था। ये दो चीज हमने अच्छे से समझ ली थी। अब मुझे दोस्तों ये बताओ कि हमने एक तय किया था कि हम इसके नोट्स बनाएंगे, केवल टाइम पास नहीं करेंगे। तो आप में से कितने बच्चों ने नोट्स बनाए कल के लेक्चर के। और यदि किसी को नोट्स बनाने में समस्या आती है, तो आप मुझे भैया इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्या मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब मुझे आप ये बता दीजिए भैया, कितने बच्चों ने कल नोट्स बनाए थे। देखो, मैं आपसे एक या दो बार कह सकता हूँ, रोज रोज आपको झकझोर सकता हूँ। बहुत सुंदर सबाना यूसुफ जी, जिनने भी नोट्स बनाए हैं वो एक पेज, जिसने भी नोट्स बनाए हैं, तो मुझे उसकी फोटो व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना। क्यों करना, कि मुझे लगता है कि इसमें आपको इस प्रकार से कोई सुधार करना चाहिए, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। और उसको आप फिर उसी के अनुसार चेंज आगे करते जाना, है ना। एक्चुअली क्या होगा, जैसे ही एक दो टॉपिक आप कर लोगे ना, फिर तो आप अभ्यस्त हो जाओगे अपनी इस तैयारी के। बहुत सुंदर सुजीत जी, जिन्होंने भी बनाए हैं, मुझे उसका भैया व्हाट्सएप पे स्क्रीन भेज देना। और इसको डेली के डेली बना लेना, नहीं तो क्या होगा, ये इकट्ठे होते चले जाएंगे। समझ गए। और इसके अंतर्गत एनसीईआरटी का क्लास 12 का भी जितना भी मैटर रहेगा कॉन्सेप्चुअल, मैं सारा ऐड करते जाऊंगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हमने कल पढ़ लिया था अर्थव्यवस्था के प्रकार। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण। क्या, आज का टॉपिक वस्तुओं की कीमत का निर्धारण। बेसिकली हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी का, अर्थ व्यवस्था का, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत आज का टॉपिक हम देखेंगे वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स। इसको क्या बोलते हैं। देखो, जल्दी जल्दी नहीं चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे और आपको अच्छे से समझा देंगे ना। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ये इसकी बेसिकली हेडिंग है। अब भैया वस्तुओं की कीमतों को निर्धारण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कैसे होता है वह देखेंगे।
आपने तीन देशों की अर्थव्यवस्था के प्रकार देखे थे कल। कल आपने एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखी थी, एक आपने समाजवादी अर्थव्यवस्था देखी थी, एक आपने मिश्रित अर्थव्यवस्था देखी थी। कैपिटलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। तो भैया इसी के अंतर्गत जब हम देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग, डिमांड और सप्लाई के अंतर्गत बाजार चलता है, आपने देखा था। और प्रशासनिक मतलब कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमने जाना था कि सरकार का हस्तक्षेप रहता है। और मिक्स इकोनॉमी में हमने देखा था कि भैया इसके अंतर्गत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता दोनों समाहित है ना। मतलब कि संसाधनों पर राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये किस में देखने को मिला था, हमें मिश्रित इकोनॉमी में देखने को मिला था। तो भैया अब आराम से आप मुझे देख के अब समझ के बता सकते हैं कि किसी भी देश में अर्थव्यवस्था में जो कीमत का निर्धारण है उसकी बेसिकली क्या मैकेनिज्म रहती है। तो देखो तीन प्रकार से ही रहेंगी, क्योंकि तीन प्रकार के इकोनॉमी के हमने बेसिकली प्रकार देखे थे। ये है पहला बाजार कीमत क्रियाविधि, मतलब कि मार्केट प्राइस मैकेनिज्म, है ना। कैसा है ये मार्केट प्राइस मैकेनिज्म। आप सभी जानते हैं जब बाजार के ऊपर छोड़ दिया तो किस प्रकार की इकोनॉमी में ये देखने को मिलता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसमें आप सभी जानते हैं कि बाजार शक्तियां अर्थात डिमांड एंड सप्लाई द्वारा कीमत का निर्धारण होता है ना। तो पहली कौन सी थी, बाजार कीमत क्रियाविधि, जिसके अंतर्गत बाजार शक्तियां अर्थात डिमांड और सप्लाई के द्वारा हम क्या करते हैं, कीमत का निर्धारण करते हैं। मतलब कि जो आपके सेलर हैं, जो परचेजर हैं, उनके बीच मुक्त सौदेबाजी होती है। वो तय करता है कि मुझे मेरे सामान का कितना पैसा तय लगाना है, और खरीदार भी क्या करता है, आपके साथ बार्गेनिंग कर सकता है कि भैया नहीं इतने ही रुपए दूंगा, ठीक है ना। तो इस पद्धति पर जहां पर भी अर्थव्यवस्था में आपका व्यवसाय या कामकाज आपको आर्थिक क्रियाएं देखने को मिलती है, वह कौन सी क्रियाविधि कहलाएगी, कैसा मैकेनिज्म कहलाएगा, बाजार कीमत क्रियाविधि कहलाएगी। क्लियर है ना। अच्छा, और ऐसे बाजार कीमत क्रियाविधि में हमेशा हमें पूंजीवादी दर्शन की देखने की झलक मिलती है। क्या, पूंजीवादी दर्शन, मतलब कि ये जो उपज है ये किसकी है, पूंजीवादी दर्शन की उपज है ये क्रियाविधि, ठीक है। देखो, और ऐसी व्यवस्था का प्रतिपादन ये बेसिकली करता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पूंजी में निहित होती है। किसमें निहित होती है, पूंजी में निहित होती है। देखो पूंजी के बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा ना, तो आपको आनंद आएगा जान के कि भूमि, पूंजी, लेबर, सर इसका इस एंगल में मतलब था क्या। हम तो ये मान के चलते थे कि पूंजी एक तरीके से पैसा है जिसके माध्यम से हमने व्यापार स्टार्ट किया है। और ये इसको हम एक वर्ड और बोलते हैं इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को, बाजार कीमत क्रियाविधि के अनुसार कार्यशील अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, फ्री इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री इकोनॉमी बोल रहे हैं। देखो ये बेसिकली कल का ही हम एक तरीके से रिवीजन कर रहे हैं ना, कल का ही एक तरीके से क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं अपन, अब फ्री इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अब क्लियर है ना। चलिए, फ्री इकोनॉमी की बात हमने किसके अंतर्गत करी, और हमने वस्तुओं की कीमतों को निर्धारण स्टार्ट किया। इसमें तीन प्रकार के मैकेनिज्म को हमने जानने का प्रयास किया, और ये तीनों प्रकार के मैकेनिज्म वही रिफ्लेक्शन कर रहे हैं जो कल हमने इकोनॉमी के प्रकार समझे थे। मतलब कि जिस देश में इकोनॉमी जैसी है वहां पर कैसा कीमत का मैकेनिज्म कार्य करता है, वह हम इसके अंतर्गत समझने की प्रयास कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला समझ गए, मार्केट प्राइस मैकेनिज्म पूंजीवादी दर्शन की उपज है, डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है, मतलब बाजार शक्तियां निर्धारित करती हैं कीमत का। और ये बेसिकली फ्री इकोनॉमी कहलाती। क्लियर। दूसरा देखो दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रशासित कीमत क्रियाविधि। और आप सब कल जानते हैं, कल हमने एक अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था, सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था। उसमें सारी सारी कीमत निर्धारण कैसे हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हो रहा था, प्रशासित रूप में हो रहा था। तो दूसरा मैकेनिज्म कैसा है ये, इसको बोलते हैं एडमिनिस्टर्ड। क्या बोलते हैं, एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म, है ना। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बोलता है साहब, आप देख लो वही जो कल वाली बात। अब यदि आप सोशलिस्ट कंट्री की बात करते हैं तो वहां पर कैसे चलता है भैया बाजार, वहां पर कैसे अर्थव्यवस्था चलती है, सरकार के हाथों में होती है। उसी प्रकार से दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म प्रशासनिक शक्तियों द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। अब जब भी आप लिखो ना तो क्या होगा कि इसमें केवल आपको इतनी सी लाइन लिखनी है, क्या, प्रशासनिक शक्तियों द्वारा
कीमत निर्धारण, समझ जाना। तो ये भैया कैसा मैकेनिज्म हो जाएगा, ये प्रशासित कीमत क्रियाविधि हो जाएगा। इसी तरीके से बाजार कीमत क्रियाविधि में आप स्टार्टिंग में क्या डेफिनेशन लिखेंगे, आप इसमें लिखना कि बाजार शक्तियों द्वारा, किसके द्वारा, बाजार शक्तियों द्वारा, मतलब कि अर्थात डिमांड एंड सप्लाई पद्धति के द्वारा या इनके द्वारा जिसमें कीमत का निर्धारण होता है वह क्या कहलाता है, बाजार बाजार कीमत क्रियाविधि कहलाता है। क्लियर। अब इसमें हम समझ लेते हैं, ये क्या स्टार्टिंग में आप जब नोट्स बनाओ ना तो ऐसे ही बनाना, पहले एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैकेनिज्म लिखना, उसके बाद सिंपल सा ये लिखना जिससे आपको ध्यान में आ जाए कि भैया विषय क्या बोल रहा है, कि भैया ये प्रशासनिक शक्तियों द्वारा जो हम कीमत निर्धारण करते हैं वह ये कह रहा है। ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि इसके अंतर्गत जितने भी आर्थिक निर्णय होते हैं उसमें प्रशासन या सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, प्रशासन या सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है और इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं को सौदेबाजी के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, जो हमने कल विशेषताएं देखी थी इसके अंतर्गत। ध्यान आ गया भैया। और ये कौन से दर्शन की उपज है, समाजवादी दर्शन की उपज है। क्या, समाजवादी दर्शन की उपज है ये। अच्छा, बाजार कीमत निर्धारण किस दर्शन की उपज थी, पूंजीवादी दर्शन की उपज थी। और पूंजीवादी दर्शन हमने कल अच्छे से समझ लिया था और समाजवादी भी कल अच्छे से हमने समझ लिया था। ठीक है। अच्छा ध्यान रखो दोस्तों, ये जो मैंने समाजवादी दर्शन का आपको बताया ना, इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था किसके द्वारा नियंत्रित होती है, सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक। और देखो, जहां पर भी प्रशासित कीमत क्रियाविधि होगी ना, वहां पर आपको एक बेसिकली इसको इकोनॉमी के हिसाब से एक काला धब्बा बोलते हैं। क्या, लाइसेंसिंग पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी। कोई भी काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई भी आपको बाजार में नया धंधा पानी करना है तो उसके लिए आपको पहले सरकार का मुंह ताकना पड़ेगा और सरकार कहेगी पहले लाइसेंस लो उसके बाद काम चालू करो। भैया हमारे यहाँ पर प्रशासित कीमत क्रियाविधि चलती, मतलब कि आर्थिक क्रियाकलाप के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। अब आपको कैसे लिखना है, आप पहले हेडिंग लिखना, 3 इसके पार्ट ऐसे ही करना और उसमें सिंपल पहले क्या लिखना, ये डेफिनेशन लिखना ना, बाजार शक्तियों के द्वारा, मतलब डिमांड और सप्लाई के द्वारा जहां कीमत निर्धारित होती है उसको क्या बोलते हैं, बाजार कीमत क्रियाविधि। और जो प्रशासनिक शक्तियों द्वारा कीमत निर्धारण होता है उसे बोलते हैं प्रशासित कीमत क्रियाविधि। लेकिन आपको इतना ही लिखना है, ध्यान रखना इतना ही लिखना, ये पूरा मैंने लाइन बोला है मत लिखना। नोट्स आपको कंसाइज में बनाने हैं, किताब नहीं बनानी है। आप क्या बना रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो। ठीक है दोस्तों। और इसमें फिर ये टॉपिक्स लिख लेना जो मैंने आपको बताया, जैसे पूंजीवादी दर्शन की उपज, ऐसे ही बुलेट फॉर्म्स में कीवर्ड्स लिखना, केवल समाजवादी दर्शन इसमें लिखना, ये फ्री इकोनॉमी है। ठीक है ना, यहाँ पर लाइसेंसिंग पॉलिसी होती है। आप इसमें ये भी जोड़ सकते हो भैया कि सरकार की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है प्रत्येक आर्थिक क्रियाकलापों पे। क्लियर है ये, इसमें कोई शंका नहीं। सुजीत सिंह जी, एनोटेशन मैं बेसिकली ये आपको ना, देखो जो एनोटेट कर रहा हूँ ना ये मैं डाल तो दूंगा, किस पर डाल दूंगा, ये बेसिकली मैं सारा टेलीग्राम ऐप पे डाल दूंगा। इससे आप इन्फ्लुएंस लेके अपने नोट्स तैयार कर लेना ना। लेकिन आप, मैं नहीं चाहता कि भैया पूरे आपको लिख के, नहीं तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी और आपकी नोट्स मेकिंग सेंसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। चलो आगे चलो, मिश्रित कीमत क्रियाविधि समझते हैं। मिक्स इकोनॉमी कल हमने देखी थी, उसके बारे में देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं। कैसा मैकेनिज्म है ये, मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म है। देखो अब कल मिक्स इकोनॉमी में हमने भारत का उदाहरण देखा था, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि भैया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की दोनों की विशेषताएं हमने ग्रहण करी थी। और आप सभी जानते हैं कि इस क्रियाविधि में जो फंडामेंटल डिसीजन होता है वो प्रशासनिक शक्तियों द्वारा, और जो सेकेंडरी डिसीजन होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, बाजार के द्वारा लिया जाता है। मतलब कि देखो, इसमें यूं लिखना, फंडामेंटल डिसीजन, फंडामेंटल डिसीजन। ठीक है। अब हिंदी में आप लिख सकते हो भैया कौन से डिसीजन हो गए आपके, ये मूल जो क्रियाकलाप हो गए, मतलब बुनियादी निर्णय हो गए। हिंदी में लिख लेना आप, बुनियादी निर्णय। और दूसरा निर्णय कौन सा होता है, गौण, मतलब कि सेकेंडरी जो आपके निर्णय होते हैं। तो भैया हमने ये समझा कि इस प्रकार का जब प्राइस मैकेनिज्म काम करता है तो उसमें जो बुनियादी निर्णय होते हैं वह तो कौन लेता है, सरकार लेती है। और गौण निर्णय कौन लेती है, गौण निर्णय लेती है बाजार लेता है। किसके लिए, कीमत के निर्धारण के लिए। मैंने क्या बोला
कि भैया इस मैकेनिज्म में जो फंडामेंटल डिसीजन या प्रशासनिक शक्तियों द्वारा लिया जाता है और सेकेंडरी डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, बाजार द्वारा लिया जाता है। क्लियर? चलो देखो, साथ साथ मुझे बताते जाना, तुम्हारे चेहरे तो दिख नहीं रहे हैं मुझे, कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो ना तो इमीडिएटली मुझे छेड़ देना कि साहब ये समझ में नहीं आया। मैं इसको इनिशियली आपके इस चैप्टर को पहला दूसरा आराम से लेके चलना चाहता हूँ कि आप एक लय में बंध जाए। चलो, अब मिक्स इकोनॉमी में दो तीन कीवर्ड है, उनको और देख लो। हम यह जानते हैं कि इसमें कुछ आर्थिक क्रियाकलाप तो ऐसे होते हैं जो सरकार का, और कुछ कौन करती है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज करती हैं, ठीक है ना। जैसे कि रेलवे, रेलवे हमारे यहाँ पर सरकार चलाती है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज तो बाकी आप सब जानते ही जानते हैं। हमने जितने भी आयुध के काम हैं, जितने भी ऐसे मेजर कुछ टॉप टिपिकली खनन हैं, जिसको आज भी हमने किसके अंतर्गत डाल रखा है, सरकार के अंतर्गत डाल रखा है ना। ओके। और भैया, और इसके अंतर्गत दोस्तों एक तो होती है लाइसेंसिंग की प्रक्रिया, और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया हमें इसमें भी देखने को मिलती है। लेकिन ये लाइसेंसिंग की प्रक्रिया कैसी होती है, सेलेक्टिव होती है। कैसी होती है, सेलेक्टिव होती है। देखो, जहां आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था में तो लाइसेंसिंग पॉलिसी सबके लिए लेनी पड़ती, कोई भी धंधा पानी चालू करोगे तो आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन मिश्रित कीमत क्रियाविधि जहां पे मिक्स इकोनॉमी काम करती है, वहां पे लाइसेंसिंग पॉलिसी कैसी लेनी पड़ेगी, आपको सेलेक्टिव लेनी पड़ेगी। और आप दोनों के गुण इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, ये आप समझ गए अच्छे से। चलो, तो ये तीन चीज आप समझ गए कि वस्तुओं की कीमत का निर्धारण होगा, एक तो बाजार कीमत क्रियाविधि के द्वारा, एक प्रशासित कीमत क्रियाविधि के द्वारा, एक मिश्रित कीमत क्रियाविधि के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो आप क्या बताएंगे मुझे, कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी समाजवाद सदस्य है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो भारत, क्योंकि ये आपके वर्ड है ना दोस्तों, आपको जब आंसर लिखेंगे तो बहुत लाभ देंगे। कैसे, भारत में आप यूं लिखना, पूंजीवादी समाजवाद सदस्य, पूंजीवादी समाजवाद सदस्य आपकी कैसी है, ये अर्थव्यवस्था है। और समाजवाद में जैसे संपत्ति का अधिकार होता है, किसी भी तरीके से नहीं होता, लेकिन हमारे संविधान में दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी दे रखी है। समाजवाद में तो क्या होता है दोस्तों, सबकी संपत्ति सबकी सारे समाज की मानी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, संपत्ति का अधिकार कैसा है भैया, ये राइट टू प्रॉपर्टी मिली हुई है, संविधान ने हमें दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये एक लीगल राइट है। और दोस्तों, भारत का रुझान समाजवाद की तरफ है। यदि मैं आपसे पूछूं भारत का रुझान समाजवाद की तरफ कैसे है, तो आप क्या बताएंगे। देखो सर, आपने समावेशी के बारे में सुना ही नहीं सुना है, समावेशी विकास, ये बेसिकली जो टर्म है ये समाजवाद से रिलेटेड है, कि भैया हमें जो विकास करना है, अंतिम तबके में बैठे हुए व्यक्ति और उस अमीर से अमीर व्यक्ति सबका समान रूप से हमें क्या करना है, विकास करना है। तो इसी को क्या बोलते हैं, समावेशी विकास। ये लक्ष्य प्राप्त करना भी हमारे भारत का मूल गोल है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि भारत की जो पंचवर्षीय योजना थी, भारत के जो 5 ईयर प्लान्स थे, उन सभी प्लान्स में हमने समावेशी विकास को समाहित किया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे एक चीज बताओ, 1950 से लेके 1991 तक हमारे देश में कैसा प्राइस मैकेनिज्म काम किया, तो आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे भैया कि 1950 से लेके 1991 तक हमारे यहाँ पर कैसा प्राइस मैकेनिज्म काम करता था, कैसा रहेगा। देखो दोस्तों, हमारी मिक्स इकोनॉमी थी, कैसी थी, मिक्स इकोनॉमी थी। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में 1991 के बाद मिक्स इकोनॉमी में अब इसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लग गया है। अगर मैं आपसे कोई इस प्रकार का मेंस में क्वेश्चंस आ जाए कि भैया कि हमारे यहाँ पर किस प्रकार के इकोनॉमी का ट्रेंड चल रहा है, मतलब आपके इकोनॉमी के ट्रेंड से संबंधित कोई भी सवाल आ जाए, तो आपको कैसे डील करना है कि साहब देखो 1950 से 91 तक तो हमारी मिक्स इकोनॉमी थी, और इसी मिक्स इकोनॉमी के अंतर्गत जो हमारी बाजार में कीमत निर्धारण की पद्धति थी, वह कैसी थी, मिश्रित कीमत निर्धारण, मतलब मिश्रित कीमत निर्धारण, मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म के अंतर्गत हम काम करते थे। लेकिन वर्तमान में 1991 के बाद जैसे ही आर्थिक सुधार आपने इम्प्लीमेंट किए, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके परिणाम स्वरूप जो पुरानी आर्थिक प्रणाली में अब वर्तमान में बदलाव आया है। ठीक है, समझ गए। देखो, छोटी छोटी चीजें, लेकिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मुस्ते जबुल जी, देखो फिर कह रहा हूँ, बुद्धि इधर मत लगाओ, है ना। कुछ भी एक पकड़ लो, आप आपके जजे जो पकड़ लो, है ना। आपको मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि एकलव्य था ना, उसके पास कोई गुरु नहीं था,
ठीक है। लेकिन उसने एक ही चीज पकड़ ली थी कि एक पत्थर को बना लिया और उनको बोल दिया कि यही मेरे गुरु हैं। उस पे विश्वास करके उन्होंने धनुर्धारी बन गए, अर्जुन से भी बड़े धनुर्धारी बन गए। तो भैया आप चाहे कोई सी पुस्तक पकड़ लो, चाहे मेरे नोट्स को पकड़ लो, अगर एक एक आपने स्टिक रह लिया ना, तो भैया आप पार पा जाओगे। एक्चुअली समस्या क्या होती है कि भैया मैं तो आपको क्या बता सकता हूँ कि भैया हम इंटरव्यू में गए तो भैया जो हमारी दिक्कत थी, जो मुझे लगा कि भैया मेंस में अच्छे से नंबर खींच के आने चाहिए थे। तो भैया यदि आप मेंस में अच्छे से नंबर खींचना चाहते हो तो कुछ चीजें जो हमें लगा कि ये नहीं करनी चाहिए थी, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि भैया आपको ये नहीं करना। ठीक है ना? वो मैं आपको बता सकता हूँ। देखो क्या होता है दोस्तों, आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, है ना। एक बार क्या हुआ, एक बार एक माँ अपने बेटे को एक संत के पास लेके गई, है ना। तो संत के पास लेके गई तो माँ ने बोला कि साहब इसको देखो, मेरा बेटा है ना बहुत मीठा खाता है, इसको हमने बहुत प्रयास कर लिए, इसका मीठा खाना बंद नहीं हुआ। तो संत ने बोला एक काम करो, एक हफ्ते बाद आना। क्या साधु ने क्या बोला? एक हफ्ते बाद आना। तो भैया क्या हुआ, एक हफ्ते बाद माँ फिर ले आई बेटे को पकड़ के, धे चाटा पीछे, चल 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 महाराज जी के पास चल। तो महाराज जी से बोला कि महाराज जी आपने बोला था कि एक हफ्ते बाद फिर आना। तो भैया महाराज जी ने क्या बोला कि एक काम करो, अब एक हफ्ते बाद आना आप पुनः। तो माँ फिर बच्चे को ले गई घर पे कि बोला आज भी तेरा इलाज नहीं हुआ, चल वापस घर चल। माँ भी परेशान होती है, वापस घर चली गई। अब भैया एक हफ्ते बाद माँ फिर आई महाराज उस संत के पास, और संत से बोला कि महाराज अब तो इस पे ध्यान दे लो, ये मीठा खाना बंद ही नहीं कर रहा, इतना मीठा खाता है कि पूछो मत, परेशान कर दिया इसने, इसके भी चूड़ हो जाते हैं और हम सबको भी परेशान करता है फिर ये रात में। तो भैया महाराज ने उसको फिर समझाया, देखो बेटा मीठा खाओ, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। उन्होंने उसको समझा दिया कि भैया ये आपको मीठा कम खाना चाहिए, उससे क्या लाभ है क्या हानि है, जो उनको साधारण भाषा में लगता था संत ने महात्मा ने समझा दिया। अब माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, माँ ने बोला जाते हुए उस महाराज जी से कि महाराज ये बात तो आप 2 सप्ताह पहले ही मुझे बता देते, आज क्यों बता रहे हो आप मुझे ये बात? तो महाराज जी ने बोला देखो माँ माता, बात ऐसी है कि मैं खुद इतना मीठा खाता था कि मैं आपको क्या ज्ञान दूं इसके बारे में, कैसे इस बच्चे को मना करूं। तो पहले मैंने 2 सप्ताह में खुद को तैयार किया कि मीठा मैं भी तो कम खाऊं, पहले मैं भी तो मेरी आदत छुड़ाऊं। अगर मैं अपनी आदत ही नहीं छुड़ा पाऊंगा तो इस बच्चे को कैसे समझाऊंगा? ठीक है ना। तो पहले उन महाराज ने 2 सप्ताह तक खुद को तैयार किया कि भैया मीठा छोड़ सकते हैं। उसके बाद उनने उसको समझाया बालक को कि भैया आप क्या करो, मीठा ऐसे कम खाओ। अब वही बात यहाँ एप्लीकेबल होती है कि मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि भैया हमने प्री दिया, ठीक है, दूसरी बार हमने दिया, ठीक है निकल गए, हमने मेंस दिया, ठीक है निकल गए, इंटरव्यू में पहुंच गए, ठीक है नहीं निकले। तो भैया ये 2 स्टेप के बारे में तो आपको बता सकते हैं कि भैया ये करोगे तो इसमें लाभ मिलेगा। देखो ये सड़क जा रही है, ठीक है, इस सड़क पे ये गड्ढा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से कूद के जाना, इससे टकरा मत जाना। क्योंकि मैं कल इस सड़क से गया था तो यहाँ पर भैया ठोकर लग गई थी। तो ये चीज तो आपको बता सकते हैं, लेकिन भैया खुद का ज्ञान लगा लेंगे जब तक कि आपने उसका अनुभव नहीं किया है तो आपको दिक्कत आ जाएगी। पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है, थोड़ा सा ऊपर वालों पे भरोसा करो और खुद की सामर्थ्य पे भरोसा करो, है ना। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ दोस्तों, पुनः आप सबको बता रहा हूँ कि यदि आपको ये परीक्षा पास करनी है, एक तो अपने रिसोर्सेज कम से कम रखना और अपना दिमाग कम से कम चलाना। क्या होता है कि हम हमारे आप को पता नहीं तैयारी करने स्टार्ट करते हैं तो भैया डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं। क्या डाइवर्सिफाइड कैसे हो जाते हैं? तैयारी स्टार्ट करते ही हमारा बोल चाल, मित्रों से संवाद, सब सब बदल जाता है। जबकि अभी आप अधिकारी नहीं बने हैं, और अधिकारी बनना भी बेसिकली ये मृत तृष्णा है। जो बन गए वो अब कहते हैं कि विकास बहुत गलती हो गई यार, बड़े फंस से गए। ठीक है, ठीक है। अब लेकिन उनके लिए एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का वो मीडियम हो गया। तो आपको क्या करना है भैया, कुछ भी करो, इकोनॉमी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, कैसी भी पुस्तक पढ़ो, लेकिन एक ही पढ़ो, है ना। और उसी में एक्सप्लोर करते रहो अपने सिलेबस को। समझ गए? तो भैया मैं आपको जो बता सकता हूँ वो ये बता रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी आपको जो करा दी, अब जिसको लगता है कि ये आपको स्टेप ठीक चल रहे हैं तो भैया साथ जुड़े रहना। प्रभु जिनका सिलेक्शन कराएगा वो हो जाएगा, जिनका नहीं कराएगा वो अगली साल फिर तैयारी कर लेना। ठीक है, चलिए। अब हम किस पे पहुंच गए, पहला हमने क्या देख लिया, मैकेनिज्म देख लिया। अब एक बार कुछ चीजें और देख लो। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इकोनॉमी का। अब आप देख लो विभिन्न देशों को उनकी अर्थव्यवस्था के अनुसार हमने वर्गीकरण देखा था पहले।
प्रकार देखे थे और उसमें हमने कुछ देशों के बारे में भी देखा था। लेकिन अब विश्व में अर्थव्यवस्था के आधार पर भी कुछ वर्गीकरण हम देख लेते हैं ना, इकोनॉमी के आधार पर भी कुछ वर्गीकरणों को समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, क्या है कि अर्थव्यवस्था के आधार पर विश्व के सभी देशों को मूलतः इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला, कई बार आपने सुना है ना कि भाई ये तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं। कैसी फर्स्ट कंट्रीज हैं? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं। कई बार आप अखबार में भी सुनते हैं कि भाई ये कैसी कंट्रीज हैं? ये भैया दूसरी प्रकार दुनिया के देश हैं, मतलब कि सेकेंडरी, कौन से हो गए? सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। और आप कई बार सुनते हैं भैया ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। कैसी कंट्रीज हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। खूब सुनते होंगे आप, देखते भी होंगे, है ना? और आपने कई बार सुना भी होगा कि भैया कि ये तो चौथी दुनिया के देश हैं। कौन से? फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज हैं। तो अब इनके आप समझो कि ये हमने वर्गीकरण किया कैसे? ये इनकी इकोनॉमी के आधार पर हमने वर्गीकरण किया। जैसे पहली दुनिया के देशों का यदि मैं उदाहरण दूं तो मैं किनको बताऊंगा? आप सभी जानते हैं किनको बताऊंगा मैं। पहली दुनिया के देश किसको बताऊंगा? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, अमेरिका और कनाडा जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश। मतलब कि मेरा कहने का तात्पर्य है, जो विकसित देश हैं, जो विकसित देश हैं वह किस श्रेणी में आते हैं? विकसित देश किस श्रेणी में आते हैं? पहली दुनिया के देश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? और यहाँ पर कैसा मैकेनिज्म काम करता है प्राइस डिटर्मिनेशन का? बाजार कीमत क्रियाविधि वहां पर देखने को मिलती है। समझ गए? ऐसे विकसित देशों के समूह जहां बाजार कीमत क्रियाविधि प्रचलित है, उनको क्या बोलते हैं? पहली दुनिया के देश बोलते हैं। अब आपको नोट्स कैसे बनाना है? आपको ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने डायग्राम बनाया, ये बनाना, 4 पार्ट करना है ऐसे। अब चाहे तो मैंने ऐसे किया तो ऐसे कर लेना, आपको लगता है कि सर हमें इसका बाइफिकेशन ऐसे करना है तो ऐसे कर लेना। तो पहली दुनिया के देश क्या हो गए? ऐसे देश जहां बाजार कीमत क्रियाविधि, मार्केट प्राइस मैकेनिज्म प्रचलित है। बस इतना ही लिखना है आपको। क्या? बाजार कीमत क्रियाविधि प्रचलित है। वो क्या होती है? आपकी पहली दुनिया के देश होते हैं। और ये उदाहरण लिख लेना, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जिनको हम क्या कहते हैं? विकसित देश बोलते हैं। ठीक है? अच्छा, दूसरी दुनिया के देश कौन से हो गए? इनको हम बोलते हैं सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। कौन से बोलते हैं? सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। और यहाँ पे किस प्रकार का प्राइस मैकेनिज्म काम करता है? प्रशासित कीमत क्रियाविधि। कैसा काम करता है? प्रशासित कीमत क्रियाविधि, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस मैकेनिज्म यहाँ पर काम करता है। ठीक है दोस्तों? चिली, चिली नहीं आएगा प्रतिमा में, तांडी जी, चिली नहीं आएगा ना, चिली नहीं आएगा। अब इसमें देख लो, दूसरी दुनिया के देश देख लो। दूसरी दुनिया देश से मेरा क्या तात्पर्य हो गया कि भैया अब इसमें कैसे लिखोगे डेफिनेशन? केवल इतना ही लिखना कि जिन देशों में प्रशासित कीमत क्रियाविधि अपनाई जाती है वह क्या कहलाते हैं? दूसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। ठीक है? और 1990 से पहले, इसमें अब एग्जाम्पल आप इतना सा लिख सकते हो ऐसे। क्या? 1990 से पहले। अब देखो, इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आपने यूं लिख दिया 1990 से पहले। एक आप कैसे लिख सकते हो अपने नोट्स को शॉर्ट करते हुए, ये लेस देन। तो लेस देन का मतलब क्या हो गया कि ये 1900 पहले की बात कर रहा हूँ, 1990 से पहले की बात कर रहा हूँ। यदि मुझे लिखना होता 1990 की बात, तो आप कैसे लिखते? ऐसे लिखते। इसको क्या कर देते? ग्रेटर देन कर देते। समझ गए? ये बेसिकली फंडे होते हैं कि भैया कैसे आप नोट्स को शॉर्ट में और जल्दी कंसाइज रूप में फिर रिवाइज भी कर पाओ, है ना? तो ये 3 तरीके हो गए लिखने के। अगर आपको लगता है कि सर ऐसे लिखेंगे तो ठीक रहेगा, तो ऐसे लिख लीजिएगा। मतलब कि एग्जाम्पल में क्या लिखना? 1990 से पहले कौन सा देश था? सोवियत संघ, जिसके अंतर्गत मूल रूप से ये दूसरी दुनिया का देश कहलाता था। और यहाँ पर कैसी प्राइस मैकेनिज्म अवेलेबल थी? प्रशासित कीमत क्रियाविधि। कैसी थी? प्रशासित कीमत क्रियाविधि अपनाई जाती थी। तो अब इसमें क्या आप डेफिनेशन, अगर मैंने आपसे पूछ लिया भैया दूसरी दुनिया के देश के बारे में बताओ, तो सर आप कहेंगे देखो ऐसे देश सर जिसमें प्रशासित कीमत क्रियाविधि अपनाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज कहलाती हैं। क्लियर है? बता दोगे? फिर आप बोलना कि सर यहीं रुको रुको, सर एक एग्जांपल भी सुनते जाओ। 1990 से पहले सोवियत संघ, ठीक है ना? ऐसे टिका देना आंसर में। और वर्तमान में चीन। क्या? वर्तमान में नालायक चीन। इसको काटो पीटो मारो। देखो दोस्तों, अपने मोबाइल में से जितनी भी चाइनीज ऐप है हटा देना। जो विद्यार्थी, जो भैया बालक नहीं हटाएगा वो बहुत दुख देगा। आज ही रिमूव कर देना। मेरे मोबाइल ऐप में कैम स्कैनर पड़ा हुआ था, ठीक है? कल तक मेरा उस पर ध्यान नहीं गया था। बाकी जो एक दो ऐप थी हमने सारी हटा दी थी। अब वो कैम स्कैनर में बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्कैन करके पड़े हुए थे। तो भैया कैसे भी करके वो डॉक्यूमेंट हमने आज रिट्रीव कर लिए और उसको क्या कर दिया? कैम स्कैनर को डिलीट कर दिया। जीवन में नहीं लेके आऊंगा उसको।
जीवन में नहीं लेके आऊंगा, तय कर लिया मैंने। जब तक सांस चलेगी चीन की तो एक भी ऐप नहीं डाउनलोड करूंगा। क्लियर? उड़ा दिया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काटो पीटो मारो, नालायक चीन। अच्छा, चलो अब आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसा ही गुस्सा आपके मन में होना चाहिए। अगला देखो भैया, तीसरी तीसरी दुनिया के देश के बारे में देख लो। इसको हम बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। बहुत सुनते हैं, अखबारों में सुनते हैं, न्यूज में सुनते हैं कि भैया तीसरी दुनिया के देश। यूएनओ में जाते हैं तो चिल्लाते रहते हैं तीसरी दुनिया के देश, पर्यावरण चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये तीसरी दुनिया के देश पर भी लागू होना चाहिए। डब्ल्यूटीओ चिल्लाता रहता है कि भैया कि आपका जो फूड मैकेनिज्म चल रहा है, जो फूड के प्राइसेस है, उनको आपको विश्व के अन्य देशों के अनुसार करने चाहिए। और ये कैसे देश की बात करता है? तीसरी दुनिया के देशों की बात करता है। तीसरी दुनिया के देश कौन से हो गए भैया? ये वह देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए अधिकांश देश हैं। ठीक है ना? तो आप क्या बोलते हैं, देखो इसमें क्या लिखना। मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूं, आप क्या लिखना, चलो मैं लिख ही देता हूं। ये जो सेकंड वर्ल्ड वार है, इसमें लिखना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए अधिकांश देश। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए अधिकांश देश आते हैं। ठीक है, क्लियर? और इन इन अर्थव्यवस्थाओं में ध्यान रखना, कैसी अर्थव्यवस्था आपको मिलेगी? मिक्स इकोनॉमी मिलेगी। कैसी मिलेगी? मिक्स इकोनॉमी मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्या मिलेगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था मिलेगी आपको। क्लियर है यहां तक? और भैया एक चीज और ध्यान रखना, इसके अंदर एग्जाम्पल क्या लिखोगे? एग्जाम्पल इसमें लिखना कंट्रीज के नाम। भारत, दूसरा नाम लिखते हुए मुझे जोर आ रहा है, नेपाल, श्रीलंका, यही की ये लिख लेना। ठीक है ना? आदि, एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों। और इनको क्या कहते हैं वो, आप जब आप एचडीआई पढ़ोगे तो उसमें एक टर्म आती है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। कौन सी टर्म आती है? लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। इसको हम बोलते हैं अल्प विकसित देश। कैसे देश हैं ये? अल्प विकसित देश। अल्प विकसित, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको क्या करना, एक मिनट, दिमाग में नेपाल के लिए गलत भावनाएं भरी हुई थी, तो गलत चीज ही लिखाई गई। ये जो है बेसिकली है, ये बेसिकली दोस्तों इनको अल्प विकसित जो देश बोलते हैं, इसकी अंग्रेजी होती है लेस डेवलप्ड। क्या बोलेंगे दोस्तों? अल्प विकसित देश को बोलेंगे लेस डेवलप, है ना? इसकी अंग्रेजी जो होगी वो क्या होगी दोस्तों? लेस डेवलप कंट्रीज होगी। क्या? लेस, लेस डेवलप कंट्रीज। ठीक है, इनको हिंदी में बोलेंगे अल्प विकसित देश, और ये किस प्रकार के देश कहलाएंगे? लेस डेवलप कंट्रीज कहलाएंगे। ठीक है, फिर आ गई ये चौथी दुनिया। बोलते हैं ना भैया कौन सी दुनिया में घूम रहे हो? चौथी दुनिया में घूम रहे हो। और देखो चौथी दुनिया के बारे में क्या लिखोगे? विश्व के ऐसे देशों का समूह जहां पर विकास का मार्ग अपनाने के लिए आज द्वंद की स्थिति है। मतलब कि ये तय करना चाह रहे हैं कि हमें हमारे देश की अगर डेवलपमेंट कंट्री है तो कैसा मॉडल अपना है। ये मतलब अभी इन्फेंट स्टेज पर है, मतलब ये बच्चे हैं, बड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कौन से दुनिया के देश हो गए? ऐसे चौथी दुनिया के देश कहलाते हैं। इसको बोलते हैं लीस्ट डेवलप कंट्रीज। और इसके आपको अधिकतर एग्जाम्पल कौन से कॉन्टिनेंट की मिलेंगे? अफ्रीका के मिलेंगे, जैसे कि युगांडा, ठीक है, रवांडा, ठीक है, युगांडा, रवांडा और सूडान। ये किस प्रकार के देश हैं भैया? ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज हमें तय कर रहे हैं कि हमें हमारे देश की प्रगति करनी है, विकास करना है, तो कौन सा इकोनॉमिक मॉडल अपना है। ठीक है, चौथी दुनिया के देश समझ गए। इसी प्रकार से लिख लेना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एनोटेशन ऊपर नीचे किया है, आप क्या करना, इसी प्रकार से लिखना। पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश, चौथी दुनिया के देश। अभी आपका आधा ही पन्ना लेगा दोस्तों A4 साइज का। और इसमें जो जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए उस प्रकार से इसको लिख लेना, है ना? अब देखो दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास टॉपिक आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, उत्पादन के कारक। हमने एनसीईआरटी की बुक में इसको बहुत प्यारे तरीके से पढ़ा था। इसको बोलते हैं उत्पादन के कारक। मतलब कि उत्पादन करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, वह कहलाते हैं आपके फैक्टर्स। तो और ये कारक कौन कौन से आप सब जानते हैं भैया? कौन कौन से हो गए उत्पादक के कारक? आप सभी जानते हैं, मुझे चारों, अच्छा, एक दो तीन चार, ये मुझे चारों बता दीजिए एक बार, उत्पादन के कारक कौन कौन से थे? दो तो आपको दिख ही रहे हैं।
श्रम और भूमि तो दिख ही रहे हैं। दो और कौन कौन से कारक होते हैं? अरे भैया पूंजी और उद्यमशीलता, जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमने एनसीईआरटी में बहुत प्यारे तरीके से समझा था। ये चारों जो बेसिकली उत्पादन के फैक्टर्स हैं, इनके बारे में एनसीईआरटी में जितना सुंदर बता रखा है, इतना अन्यथा अन्य जगह देखने को नहीं मिलता है ना। लेकिन उसी को मैं क्लब करते हुए कुछ गूढ़ टर्मिनोलॉजी और इसमें लेके आया हूँ। अब आपको कैसे नोट्स बनाने? अगला मेन टॉपिक डालना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसमें इसकी डेफिनेशन लिखना। डेफिनेशन में क्या लिखोगे दोस्तों? डेफिनेशन में लिखोगे वे सभी तत्व जिनके एक साथ मिलने पर उत्पादन का कार्य पूरा होता है। मतलब कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या कहलाएंगे? वे सभी तत्व जिनके एक साथ मिलने पर उत्पादन का कार्य पूर्ण होता है। देखो दोस्तों, अपन ने डेयरिंग करी है इस प्रकार से ये इकोनॉमिक्स पढ़ने का। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि भैया किसी ने यह प्रयास किया हो कि भैया कैसे भी करके बच्चों के नोट्स भी साथ साथ तैयार हो जाएं। मैं बोल के चले जाऊं पीपीटी के माध्यम से और आपके भरोसे छोड़ दूं कि बढ़ाते रहना, पढ़ते रहना, है ना। तो भैया इसका मान रखना। ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डेफिनेशन नीचे क्या लिखोगे? वे सभी तत्व जिनके एक साथ मिलने पर उत्पादन का कार्य पूरा होता है। ठीक है ना। ये सब क्या कहलाते हैं? उत्पादन के कारक कहलाते हैं, मतलब कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। ठीक। और यूं मान लीजिए भैया, अगर मैं आपसे दूसरे शब्दों में कहूं कि विभिन्न प्रकार के संसाधनों में पाई जाने वाली जो उत्पादन शक्ति है, जो प्रोडक्टिव पावर है, हम कहते हैं ना कि भैया तू ऐसे ही बैठा है, कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम किया करना। कई बार पिताजी लड़ देते हैं ना घर में बैठे बैठे, बोला नेटला बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता। अरे कुछ तो प्रोडक्टिव कर, यूं ही मत बैठा रहे। तो कहने का क्या तात्पर्य कर रहे हैं कि भैया तू एक संसाधन है, तेरे अंदर जो उत्पादनशीलता है उसको निकाल भैया। उसको निकालेगा तो वो क्या कहलाएगा? उत्पादन का फिर वो कारक कहलाएगा। और कैसे निकाल सकता है? यदि दोस्तों वो श्रम करने लायक है तो श्रम करेगा, यदि उसमें उद्यमशीलता के गुण है तो उद्यमशीलता करेगा। समझ गए? तो भैया ये क्या हो गया? दूसरे शब्दों में यदि मैं आपसे कहता हूं तो विभिन्न प्रकार के संसाधन जिनमें पाए जाने वाली उत्पादन शक्ति, उसी को क्या बोलूंगा मैं? उत्पादन के कारक भी कहता हूं। और हम उत्पादन के कारक को भैया चार भागों में बांटते हैं। पहला श्रम, मतलब कोई भी उत्पादन आप करेंगे ना तो ये चार चीजें तो आएंगी ही आएंगी दोस्तों। श्रम, भूमि, देखो आज आपको बहुत आनंद आएगा इस भूमि को भी जानकर। ये केवल जमीन के टुकड़े से मेरा आशय नहीं है, इकोनॉमी में इस भूमि का आशय डिफरेंट है। और तीसरा, तीसरा कौन सा है दोस्तों? पूंजी। और चौथा है उद्यमशीलता। ठीक है। तो भैया आप सभी जानते हैं श्रम क्या होता है दोस्तों, कि भैया मानव शरीर के द्वारा और हमारे मस्तिष्क के द्वारा जो हम उत्पादन शक्ति लगाते हैं वही क्या कहलाती है? श्रम कहलाती है। ठीक है ना। मानव शरीर या मस्तिष्क में पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति को हम क्या कहते हैं? श्रम कहते हैं। देखो मैं चाहता हूं कि आपको वह वर्ड्स भी आपके पास आते जाएं जो आपके उत्तरों में वजन देगी। तो श्रम क्या हो गया? मानव शरीर। सपोज करो कि मैंने नीचे से उठा के ईंट ऊपर लेके गया, श्रम करा ना मैंने। या मैं कोई भैया मैकेनिक हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मोटरसाइकिल का इंजन बांध रहा हूँ फैक्ट्री में, तो क्या कर रहा हूँ? मैं श्रम कर रहा हूँ। ठीक है। मैं अपने शरीर की मैकेनिकल पावर को यूज में ले रहा हूँ। और साथ ही साथ मेरा मस्तिष्क को भी मैं काम में ले रहा हूँ कि मुझे कौन सा पार्ट कहाँ पर फिट करना है। मतलब कि मानव शरीर या मस्तिष्क में जो उत्पादन शक्ति पाई जाती है, मतलब कि मानव शरीर और मस्तिष्क में पाए जाने वाली उत्पादन शक्ति को मैं क्या बोलता हूं? श्रम कहता हूं। और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं लेबर। तो इसलिए लेबर का सम्मान करें। ठीक है। लेबर बोलते हैं। उत्पादन शक्ति समझ गए भैया? अच्छा, अभी जो उत्पादन शक्ति होती है ना दोस्तों, इसका हस्तांतरण दो तरीके से होता है। आप समझो, मतलब कि श्रम का जो ट्रांसफर होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है दोस्तों वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, कई बार कोई इकोनॉमी का इस प्रकार का प्रश्न आ गया जिसमें आपसे श्रम का वर्टिकल ट्रांसफर के बारे में, भारत के श्रम के वर्टिकल ट्रांसफर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, तो उस शब्द को आप समझ सकें कि ये कहना क्या चाहता है। जैसे कि ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण, है ना। ठीक है। अब इसको समझ लो ये क्या होते हैं। देखो इसको पहले एक एग्जांपल से समझ लो कि जैसे मेरा खेत था। ठीक है। मेरे खेत में हर साल फसल उगा करती थी। तो आप आए मेरे पास ये बढ़ाना भारती आए। उन्होंने बोला कि देखो साहब ऐसा है कि आप जो फसल उगा रहे हैं ना, देखो कम उपज हो रही है, तो आप सर एक काम करो, बढ़िया बीज लेके आओ ना, अच्छे बीज लेके आओ। ये क्या से बीज लेके आ रहे हो? इतनी बड़ी जमीन है, इसमें तो आपकी इतनी बोरी गेहूं होने चाहिए थे।
तो मैंने कहा ठीक है साहब, तो मुझे गेहूं के आप अच्छे बीज प्रोवाइड करा दो। तो बड़ाना भारती जी ने मुझे क्या किया, अच्छे गेहूं के बीज दे दिए। तो भैया उस बीज से क्या हो गया, मेरी फसल बढ़ गई। मैंने श्रम तो उतना लगाया जितना मैं पहले लगाता था, लेकिन बेसिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैंने कुछ उन्नत बीजों का प्रयोग किया, जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। समझ गए? तो मतलब कि पहले तो मैं कैसे काम कर रहा था, लो स्किल से काम कर रहा था। कैसे काम कर रहा था, लो स्किल से काम कर रहा था। और अब कैसे कर रहा हूँ, हाई स्किल से काम कर रहा हूँ। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि आप कहते हैं ना कि यार मेरे पास रनिंग, जब मैं पहले दौड़ लगाता था तो सामान्य जूतों से लगाता था, तो रनिंग मेरी कमजोर होती थी। लेकिन जैसे ही भैया टॉप के रनिंग शूज लिया है, तो एकदम से मेरी क्या हो गई, स्किल में इंप्रूवमेंट आ गया। समझ गए? चाहे वो कोई सी भी चीज हो, जैसे ही आप कुछ मैकेनिज्म को काम में लेके अपनी स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं या स्किल्स को इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपको वर्टिकल ट्रांसफर कहलाता है। मतलब कि निम्न कौशल से उच्च कौशल की ओर जब हम श्रम का हस्तांतरण करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण। और आप सभी जानते हैं, मतलब कि मैं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं। वर्टिकल यही होता है ना, ऊर्ध्वाधर मतलब कि ऊपर की ओर। मतलब कि निम्न कौशल से जब आप उच्च कौशल की ओर स्थानांतरण करते हैं, उच्च कौशल की ओर बेसिकली आप स्थानांतरण करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण। एग्जाम्पल समझ गए ना, कि जब आपने गेहूं के बीज का उन्नत बीजों में कन्वर्जन किया, या आपने उन्नत बीज काम में लिया अपनी खेती में, तो उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण का एग्जाम्पल। समझ गए भैया वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है? ठीक है, निम्न कौशल से उच्च कौशल की ओर श्रम का हस्तांतरण, ठीक है, या लेबर का ट्रांसफर होना, इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण। अच्छा, एक और होता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आप सब समझते हैं, समान रूप से बोलते हैं भैया कि आपका हाथ अभी कैसा है सर, हॉरिजॉन्टल है। अब कैसा मेरा ये हाथ खड़ा है, वर्टिकल है, तो मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ, समान हॉरिजॉन्टल रूप पे मैं बात कर रहा हूँ। अब हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्या होता है, देखो उसको समझो। अब हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्या होता है दोस्तों, जब एक उत्पादन क्षेत्र किसी अन्य उत्पादन क्षेत्र में हस्तांतरण होता है श्रम का, तो उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है। मतलब कि कोई एक उत्पादन क्षेत्र है ना, जैसे कि अभी समझाता हूं मैं, एक उत्पादन क्षेत्र से अन्य उत्पादन क्षेत्र में जब आपका ट्रांसफर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अन्य उत्पादन क्षेत्र में श्रम का हस्तांतरण। इतना ही लिखना, नोट्स भी बनाओ तब, श्रम का हस्तांतरण, इसी को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर बोलते हैं। समझ गए? एक उत्पादन क्षेत्र से अन्य उत्पादन क्षेत्र में श्रम का हस्तांतरण कहलाता है हॉरिजॉन्टल। सर समझ में नहीं आया। देखो पहला तो समझ में आ गया था ना, कि एक ही खेत में जब मैं अपना श्रम कर रहा था, तो मैंने उन्नत बीज का प्रयोग करके अपनी उत्पादकता बढ़ा ली थी। उसी तरीके से दोस्तों, जब मैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर की बात करता हूँ, सपोज करो इस खेत में मैं गेहूं बो रहा था, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, दूसरे खेत में चावल बोने लग गया। मैंने क्या, कैसा ये ट्रांसफर कहलाएगा, इसको बोलते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। मतलब कि एक प्रकार जहां आप श्रम का यूज कर रहे थे, अब अन्य दूसरे क्षेत्र में इसी प्रकार से श्रम का आप यूज में लेने लग गए। मतलब एक उत्पादन क्षेत्र से अन्य उत्पादन क्षेत्र में जब आप श्रम का हस्तांतरण कर देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर बोलते हैं। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, कई बार आपको देखने या सुनने को मिलेगा, क्या देखने सुनने को मिलेगा, कि गवर्नमेंट ने भूमि का पुनर्वितरण कर दिया। भूमि का पुनर्वितरण कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, कि भैया कि सरकार ने भूमि का स्वामित्व को चेंज कर दिया। जैसे मेरा भूमि का स्वामित्व आपको दे दिया, तो एक तरीके से क्या हो गया, ये बेसिकली उत्पादन शक्ति का जो श्रम का यूज था, उसको अब चेंज कर दिया, मेरी जगह आप उसको काम में लेंगे। क्योंकि क्या हो गया, स्वामित्व का चेंज हो गया। ये गूढ़ वर्ड है, भूमि का पुनर्वितरण, जो बेसिकली किससे रिलेटेड है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर से रिलेटेड है। इसी को क्या बोलते हैं, क्षैतिज हस्तांतरण बोलते हैं ना। अगला भूमि, देखो भूमि को पढ़ के आपको आनंद आएगा। क्या, भूमि को पढ़कर आनंद आएगा। भूमि से सामान्यतः हम क्या सेंस लेके चलते हैं, कि भूमि वह होगी कि भैया जहां हमने श्रम लगाया, और उस भूमि, एक ऐसी लैंड चाहिए जहां पर हम उत्पादन कर सकें, फैक्ट्री लगा सकें, फसल उगा सकें, तो हम बेसिकली भूमि को ये मान के चलते हैं। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लैंड। क्या बोलते हैं, लैंड। लेकिन आज आपको मालूम पड़ेगा भूमि क्या है इकोनॉमिक्स में। देखो प्राकृतिक संसाधनों में पाई जाने वाली जितनी भी उत्पादन शक्ति है, वह क्या कहलाती है, भूमि कहलाती है। जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पर हमारे रावत भाटा में, कोटा में
पानी आ रहा है, ठीक है ना, पानी आ रहा है, ठीक है, या यूं मान लीजिए हमने एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाया। इस हाइड्रो पावर प्लांट में ये पानी आ रहा है, इस डैम से हम क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। तो ये जो पानी है जिससे हम उत्पादन शक्ति, क्या उत्पाद बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं। तो ये जो पानी, ये डैम क्या कहलाएगी दोस्तों, भूमि कहलाएगी। इकोनॉमिक की भाषा में क्या कहलाएगी, लैंड कहलाएगी। समझ गए, क्या कहलाएगी, लैंड कहलाएगी। अरे होगा या नहीं होगा पेपर, तुम तो ये कर लो, ठीक है। समझ गए, क्या कहलाएगी, लैंड कहलाएगी। देखो सामान्यतः आप और मैं ये क्या मानते हैं कि भूमि का आशय हम ये मानते हैं कि भैया पृथ्वी की सतह से ही लगाते हैं। हम क्या मानते हैं, भूमि का आशय पृथ्वी की सतह से लगाते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे इकोनॉमिक्स में इसे प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में देखा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और प्राकृतिक संसाधनों में पाई जाने वाली जितनी भी उत्पादन शक्ति है उसी को हम क्या बोलते हैं, भूमि बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन लिख लेना, रट लेना। आगे से जब आप भैया, अब हम आगे जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे ना तब आपको ध्यान में आएगा। क्योंकि ये समझ में नहीं आता कि फैक्टर ऑफ, ये बेसिकली प्रोडक्शन है, ये बेसिकली है क्या, इनसे हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब समझ जाना भूमि से तात्पर्य क्या है। मेरा केवल भूमि से तात्पर्य पृथ्वी के उस टुकड़े से नहीं है। मेरा तात्पर्य है कि भैया जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनमें जो उत्पादन शक्ति पाई जाती है वह सभी क्या कहलाती है, भूमि कहलाती है। जैसे नदी में विद्यमान गतिज ऊर्जा जिसके माध्यम से हम बिजली पैदा कर लेते हैं, तो नदी क्या हो गई, भूमि हो गई। जैसे ये जो आ रही थी ना नदी, ये झरना आ रहा था, ये क्या कहलाएगी, इसको इकोनॉमी में हम बोलेंगे लैंड। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, उत्पादन शक्ति है। किसकी उत्पादन शक्ति है, बिजली पैदा करने की शक्ति है। समझ गए। इसी प्रकार से दोस्तों एक और एग्जांपल देता हूं, जब आप समझ जाएंगे कि भूमि से तात्पर्य क्या है। अब मानसून आने वाला है, तो बादल, ये जब बादल आर्द्रता लेके आएंगे दोस्तों और बरसात करेंगे तो ये भी क्या कहलाएंगे, बादल, लैंड कहलाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें वो प्रोडक्टिविटी पावर है, उत्पादन की शक्ति है। एक एग्जांपल और देखो, तीसरा, भूमि की उर्वरता। क्या, भूमि की उर्वरता, जो फर्टाइल लैंड है, क्या मैंने बोला, फर्टाइल लैंड है, मतलब कि मृदा की उर्वरता क्रमशः ये क्या कहलाएगी, भूमि कहलाएगी। मृदा की उर्वरता भी क्या कहलाएगी, आपकी लैंड कहलाएगी। अब ये मिसकॉन्सेप्शन निकाल देना कि भूमि का तात्पर्य केवल पृथ्वी के उस टुकड़े से नहीं है जिस पर हम कोई फैक्ट्री लगा लें या जिस पर हम कोई प्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया हमने। तो भैया भूमि समझ के क्या होता है, ऐसा कोई भी प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन इस शब्द को पकड़ के चलना, ऐसा कोई भी प्राकृतिक संसाधन जिसमें उत्पादन शक्ति पाई जाती है वह क्या कहलाता है, भूमि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, स्पष्ट है यहां तक। हाँ, नदी भूमि की श्रेणी में आएगा। ये इकोनॉमिक्स का कमाल है भैया। एक्चुअली इसका जो भाव है ना वो दूसरा है, भूमि का ना, लैंड का भाव यहाँ पर दूसरा है। नहीं तो आप सोचो भैया कि अगर श्रम, भूमि, पूंजी, इनके माध्यम से क्या आप अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेशन कर लोगे, क्या नहीं कर पाओगे। देखो आज मैंने आपसे दो कारक समझे। अब भैया आप जितने भी बच्चे हो, अब आपको क्या करना है, जब तक मेरे पास 150 बच्चों के नोट्स नहीं आएंगे ना तब तक क्या मेरा खून डेली कम होता रहेगा, थोड़ा 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 थोड़ा। क्योंकि भैया देखो, जो क्रांति लाते हैं ना, परिवर्तन लाते हैं, वो डेफिनेट कुछ ना कुछ अलग काम करते हैं। तो हमने भैया अलग ही काम किया है और इसका मुझे वैसे अफसोस नहीं है। तो आपको क्या करना है, नोट्स अपने तैयार करना। देखो भैया शांति से फिर कह रहा हूं, इनको बना के तैयार कर लो, है ना। जैसे आज दूसरा दिन है, ऐसे करते करते जब आपका एक महीना चुटकियों में निकल जाएगा ना, तब आप देखोगे कि भैया मेरे पास तो बड़े शानदार नोट्स तैयार हो गए, मजे मजे में तैयार हो गए। पिछले 6 महीने से तो मैं यूं ही यूट्यूब में इधर से उधर घूमता फिर रहा था, ठीक है। तब भैया आज मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अभी यहीं पर रुक रहा हूँ। क्यों रुक रहा हूँ, कि मैं शनै शनै इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। जितना कराया उसको एक बार अच्छे से समझ लो, पढ़ लो। अब इसको नोट्स बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेंगे, है ना। अच्छे से बना लेना, ठीक है। और फिर उसको रिवाइज भी साथ साथ करते जाना। समझ गए, मान रख लेना भैया। मुझे नहीं चाहिए क्या, कि भैया कि 1000, 5000, 500, 100, 200 बच्चे इसको देखते हैं, लेकिन जो देखें भैया वह तो काम की चीज ले जाओ। सफलता इसी में रहेगी। और अपने मित्रों को जोड़ लेना, है ना, मित्रों को जोड़ लेना इससे कि भैया कि ये देखना है अपन को। चलिए,
पुनः आज के सेशन को आपको शुभ रात्रि कहते हुए समाप्त करता हूं, और आप गारंटी लेके चलना कि ये जितना भी आज आपको समझाया है ना, ये आपको अत्यंत लाभ देगा। क्या देगा? अत्यंत लाभ देगा आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में ही नहीं, वरना अब कोई भी एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको ये सारी बेसिक कॉन्सेप्टलिटीज जबरदस्त रूप से सहयोग देगी, है ना। और इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे ये टॉपिक पूरा हो जाएगा ना, कौन सा वाला, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, इसके बाद जितने भी यूपीएससी में क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ पीसीएस में क्वेश्चंस आए हैं, जो हमने अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड हम डिस्कस कर लेंगे। उनमें से जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ गया, इकोनॉमी के बारे में इनिशियली नॉलेज के बारे में आ गया, फिर हम थोड़ा सा मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे। देखो इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स होते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्या आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिर हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक इकोनॉमी का मोटा मोटा ब्रॉड लेवल पे हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं इन्फ्लेशन को हम देखते हैं। ये सारे जो कुछ रिलेशन है, इन रिलेशंस को हम इनिशियली समझ लेंगे, 3 या 4 क्लासेस में समझ लेंगे, और उसके बाद हम फिर सीधे कौन से टॉपिक पर आ जाएंगे, राष्ट्रीय आय की गणना वाले टॉपिक पे आ जाएंगे। और ये मैं आपको दावा करता हूं कि उसको पढ़ने के बाद गन्ना की टेंशन ही आपकी समाप्त हो जाएगी, है ना। चलिए, शुभ रात्रि मित्रों, मेहनत करना, इसको रिवाइज करना, और चाइना को जितनी बद्दुआएं दे सको बैठे बैठे दे देना। कई बार क्या, जो बोलते हैं ना वो काम करता है दोस्तों, ठीक है ना। जब 131 करोड़ भारतीय जब बैठ के बोलेंगे ना, तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट यहाँ से बैठे बैठे उस पर शानदार होने वाला है। और देखो दोस्तों, जो बुरा काम करेगा ना, उसके साथ तो बुरा होगा ही होगा, आज नहीं तो कल तो होगा ही होगा। मुझे जो जिन जिन ने इसके नोट्स तैयार किए हैं, उसके 1 कॉपी या 2 कॉपी जो भी मतलब आगे पीछे पेज की व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप नंबर जो नए आए हैं उनको मैं बता दूं, क्या है, 86190। और ये मैं डाल दूंगा ना, ये अपने प्रथम रैंक चैनल पे ये एनोटेशन डाल दूंगा, 86190597759। ये क्या है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे डाल देना ना। अच्छा, और ये एनोटेशन मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ऐप पर, PRATHAMRANK प्रथम रैंक